गाइस, हमने अभी तक बताया कि हमारे पास तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इट हैज बीन डिस्कवर्ड कि ये भी आगे कंपोज होते हैं सम एलिमेंट्री यूनिट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। ठीक है, तो हमारे पास दो बेसिक टाइप्स ऑफ क्वार्क्स होते हैं, टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्वार्क। One is the up quark and second is the down quark. अप क्वार्क को अपन यू से लिखते हैं और डाउन क्वार्क को अपन स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, राइट। सो जो अप क्वार्क होता है, इट हैज बीन फाउंड कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +2e/3, मेरा जो डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -e/3। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इट हैज बीन फाउंड to be composed of three elementary units, that is three down quarks, d d d। तो अगर आप देखें टोटल चार्ज कितना रहेगा, -e/3 प्लस -e/3 प्लस -e/3, तो टोटल चार्ज comes out to be -3e/3 which gives you -e। so the charge on electron is -e, right? So there are three down quarks which make the electron, right? Similarly, अगर आप बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन में क्या होता है, हमारे पास दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। देखिए अप क्वार्क, इस पे चार्ज कितना है, +2e/3 प्लस 2e/3 प्लस -e/3, राइट। अप क्वार्क के लिए +2e/3 एंड डाउन क्वार्क के लिए -e/3। So the total comes out to be 2 and 2 4 -1 3, so +3e/3। That means the charge on proton is +e। Similarly, अगर अपन न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्री यूनिट्स होते हैं, which are 1 up quark and 2 down quark। तो देखिए अप क्वार्क पे चार्ज कितना हुआ, 2e/3 प्लस में, और डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना हुआ, -e/3। सिमिलरली सेकंड वाले डाउन क्वार्क में -e/3, सो +2e/3 -e/3 -e/3, दैट कम्स आउट टू बी 0। दैट मींस वी नो दैट कि जो न्यूट्रॉन है इट हैज नो चार्ज, सो जो क्वार्क्स होते हैं वो कभी भी इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सो हम लोग उनको कभी भी डिटैचेबल एलिमेंट्री चार्जेस कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। बेसिकली हमारे पास क्वार्क्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। सिमिलरली क्वार्क के ऑपोजिट एंटी क्वार्क्स भी होते हैं, दोस आर एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप, एंटी बॉटम। सो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। सबको को चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज इज गिवन 1 कूलम। हमने बताया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट कि q is equals to n into e, so we have to find the number of electrons which will be equals to q by e। q कितना दे रखा है अपने को, 1 कूलम, एंड वी नो कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁻19 कूलम। सो अगर आप इसको सॉल्व करें, दैट गिव्स यू 1/1.6 into 10⁻⁻19, और इट इज इक्वल टू 0.625 into 10⁻⁻19, or you can say 625 into 10⁻16। So these are the number of electrons in a charge of 1 coulomb। So one question, हमारे पास जो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है एटम, राइट। एटम क्या होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और इस सबको अपन क्या बोलते हैं, एटम, राइट। नाउ हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो हमारे पास ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज होना जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन।
तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? सो जब भी हम लोग दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन करती है एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इन चार्जेस को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस और द फ्रिक्शनल चार्जेस। और ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? that when the two bodies are rubbed with each other, one body by losing the electrons it becomes positively charged and other by gaining the electrons it becomes negatively charged। और ये जो चार्जेस होते हैं इन चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्जेस और द फ्रिक्शनल चार्जेस। और ये जो फिनोमिना होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हमने बता दिया कि एक बॉडी को दूसरे के साथ रब करो तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस बॉडी को किस बॉडी के साथ रब करें तो किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? इसके लिए हमारे पास क्या है? वी हैव द ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज और अपन इसको फ्रिक्शनल ऑर्डर भी बोलते हैं। फ्रिक्शनल ऑर्डर। तो ये हमारे पास एक सीरीज है कुछ सब्सटेंसेस की, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं कि किस सब्सटेंस को किसके साथ रब करने में किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फ्रिक्शनल ऑर्डर होता है वूल, फ्लैनल, सीलिंग वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, हैंड, रबर, एम्बर एंड एबोनाइट। इस ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे हम लोग अपर लाइन सब्सटेंस को लोअर लाइन सब्सटेंस से रब करते हैं तो जो अपर लाइन सब्सटेंस होता है उनके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव और जो लोअर लाइन सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें कि अगर हम वूल और ग्लास को आपस में रब करें तो जो वूल है वो हमारे पास सीरीज में ऊपर आ रहा है, इस फ्रिक्शन ऑर्डर में ऊपर आ रहा है, तो वूल पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, जबकि ग्लास के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करें तो जो ग्लास है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, बिकॉज ग्लास सीरीज में ऊपर है और जो सिल्क है वो नीचे लाई करता है। सो देखिए हमारे पास ये जो फ्रिक्शन ऑर्डर होता है ये क्या होता है? दैट इज वूल, फ्लैनल, सीलिंग वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, हैंड, रबर, एम्बर एंड एबोनाइट। राइट। तो जैसे हम लोग वूल और ग्लास को आपस में रब करेंगे तो जो वूल है इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज और जो ग्लास है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वूल जो है वो सीरीज में ऊपर लाई कर रहा है और जो ग्लास है वो नीचे लाई कर रहा है। सिमिलरली ग्लास और सिल्क को अगर रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज सीरीज में ग्लास ऊपर लाई कर रहा है और सिल्क नीचे लाई कर रहा है। राइट। So जो upper line substances होंगे they will gain the positive charge and the lower line substances will gain the negative charge। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? जब भी हम लोग दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, चाहे अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए चाहे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या है कि अपन इनको डायरेक्टली टच कर दिया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि अपन उनके बीच में कोई भी वायर लगा दिया। तो जब भी हम लोग दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो बॉडी हाई पोटेंशियल पे है वहां से चार्ज ट्रांसफर होता है टू द बॉडी एट लो पोटेंशियल। और चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज की पोटेंशियल से ना हो जाए। तो अपन ने क्या बताया कि व्हेन द टू बॉडीज आर मेड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, चार्ज ट्रांसफरेंस टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू बॉडी एट लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल्स ऑफ द टू बॉडीज बिकम सेम। जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज की ट्रांसफरेंस होती रहेगी। तो अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। सो कंसीडर हमारे पास दो स्फीयर हैं, वन इज ए, सेकंड इज बी। ए का रेडियस r1 है और बी का रेडियस r2 है। ए के ऊपर चार्ज है q1, बी के ऊपर चार्ज है q2। ठीक है। और लेट्स सपोज
ए की पोटेंशियल है VA और B की पोटेंशियल है VB, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दैट द पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। नाउ पोटेंशियल क्या होता है, ये टॉपिक हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, 1C में अपन इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए अपने ध्यान क्या रखना है, जो पोटेंशियल होती है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द रेडियस और द डिस्टेंस, ठीक है। सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय R। तो यहाँ पे अपन VA की बात करें तो VA क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पे अपन ने कोई भी कांस्टेंट अज्यूम नहीं किया, जस्ट अपन ने VA इज इक्वल टू Q1 बाय R1 लिख दिया। सिमिलरली VB कितना हो गया, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। ये हमारे पास है इनिशियल पोटेंशियल सच दैट VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज दे आर मेड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, हमने ए और बी को आपस में टच कर दिया, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफरेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी ए टू द बॉडी बी। कब तक ट्रांसफरेंस होगा, जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास अगर अपन सपोज कर लें, लेट Q1 डैश बी द चार्ज ऑन ए आफ्टर ट्रांसफरेंस, similarly Q2 dash with a charge on B after transference, ठीक है। तो VA dash अपन सपोज कर लेते हैं पोटेंशियल ऑफ A आफ्टर ट्रांसफरेंस, VB dash with a potential of B after transference, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें VA dash ये कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज Q1 dash डिवाइडेड बाय R1, और VB डैश कितना हो जाएगा, दैट इज Q2 डैश डिवाइडेड बाय R2, राइट। तो हमारे पास VA डैश और VB डैश की वैल्यू आ गई, और हमें पता है कि चार्ज ट्रांसफरेंस विल टेक प्लेस टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम सेम। तो हमारे पास ट्रांसफरेंस होने के बाद पोटेंशियल ये बन गई, और ये पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना, बिकॉज चार्ज ट्रांसफरेंस तब तक हुआ जब तक की पोटेंशियल सेम ना हो गई, ठीक है। तो हमारे पास VA डैश और VB डैश ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो उस केस में क्या मिलेगा अपने को, VA डैश इज इक्वल टू VB डैश, दैट मींस Q1 डैश डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाय R2। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश इट इज इक्वल टू R1 बाय R2, ठीक है। लेट्स से दिस इक्वेशन बी इक्वेशन स्टार। यहां से अपन अगर Q1 डैश की वैल्यू देखें, Q1 डैश क्या होगा, R1 बाय R2 इंटू Q2 डैश। लेट्स से दिस इक्वेशन भी डबल स्टॉप, राइट। अब देखिए हमारे पास टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, टोटल इनिशियल चार्ज, चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपन, टोटल इनिशियल चार्ज ये था अपने पास Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और जो टोटल फाइनल चार्ज है वो कितना है, टोटल फाइनल चार्ज दिस इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेट करता है, दैट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स सेम, ठीक है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके लिए जो टोटल चार्ज होगा दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, दैट मींस कि जो टोटल इनिशियल चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। सो टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, दैट इज Q1 प्लस Q2, और टोटल फाइनल चार्ज कितना है, दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ पे अपन Q1 डैश की वैल्यू पुट कर दें, पुट Q1 डैश इन से इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो Q1 इन प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश, Q1 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2 इंटू Q2 डैश प्लस Q2 डैश। तो अगर अपन यहाँ से Q2 डैश कॉमन ले तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो Q2 डैश दैट मींस यहाँ से Q2 डैश की अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 बाय R2 प्लस 1,
ये हमारे पास Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। सो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन Q2 की वैल्यू पुट करें इन द इक्वेशन डबल स्टार। तो यहाँ पे देख लो अपन Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी R1 बाय R2 इनटू Q2 डैश। Q2 डैश कितना अपने पास, दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 बाय R2 प्लस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी चार्ज Q1 डैश की। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जब भी हमारे पास दो स्फीयर्स होंगे जिनके रेडियस R1 एंड R2 हैं, उनकी इनिशियल चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, तो जो उनके ऊपर फाइनल चार्जेस होंगे दे विल बी Q2 डैश एंड Q1 डैश, जिनके लिए ये एक्सप्रेशन है। राइट, अपन ने अभी क्या फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द चार्ज हमारे पास Q1 डैश एंड Q2 डैश ये वैल्यूज आ जाएंगी चार्जेस की। ठीक है, तो अभी अपन कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, लेट R1 इज इक्वल टू R2। सो लेट सपोज हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दैट मींस इनके जो रेडियाई है वो सेम है। अगर रेडियाई सेम है तो अगर अपन यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो उस केस में जो Q1 डैश है उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर आप Q2 डैश के लिए देखें, Q2 डैश कितना आएगा, Q2 डैश विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो Q1 डैश और Q2 डैश है उनकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज कंक्लूड करते हैं, एक फैक्ट कंक्लूड करते हैं कि अगर हमारे पास दो स्फीयर्स के हैं जिनके रेडियाई सेम है, तो उस केस में जो उनके ऊपर जो चार्ज होंगे आफ्टर ट्रांसफरेंस दे विल बी ऑलवेज सेम, और वो कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल इनिशियल चार्ज। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज था, टोटल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, दैट मींस कि हर एक स्फीयर चार्ज अटेन कर लेगा जो कितना होगा, हाफ ऑफ द टोटल इनिशियल वैल्यू होगा। ठीक है, सो सेकंड स्पेशल केस हम लोग देखते हैं, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका मतलब क्या हुआ, R1 डिवाइडेड बाय R2 इट इज ग्रेटर देन 1। तो एज अपन ने पीछे पढ़ा अभी दैट Q1 बाय Q2 इट इज इक्वल टू R1 बाय R2। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, R1 बाय R2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस Q1 बाय Q2 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, राइट, दैट मींस Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो अपन क्या देख रहे हैं, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका चार्ज भी ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर अपन थर्ड केस देख लें, इफ R1 is less than R2, that means R1 divided by R2 it is less than 1. Similarly, Q1 by Q2 it is equals to R1 by R2 which is less than 1. That means Q1 by Q2 is less than 1. That means Q1 is less than Q2. That means अगर रेडियस छोटा है तो उसका चार्ज भी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि मोर द रेडियस मोर विल बी द चार्ज। That means charge is directly proportional to the radius of the sphere. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी के नजदीक लेके आते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, बट हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के नजदीक लेके आते हैं सच दैट दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है ऑफ ऑपोजिट नेचर। जैसे हम लोग एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाते हैं, तो जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी है उसके नियरर एंड पे हमारे पास चार्ज इंड्यूस हो जाता है ऑफ द ऑपोजिट नेचर, और सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है ऑन द फार्दर साइड। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल स्फीयर क्या होता है, जिसके ऊपर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होते हैं, सो दैट नेट चार्ज इज 0। ठीक है, तो अपन इस न्यूट्रल स्फीयर के नजदीक एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे। जैसे ही अपन नेगेटिव चार्ज रोड इसके नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, इस नेगेटिवली चार्ज हमारे पास रोड के करके जो उसका नियरर एंड है उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑफ ऑपोजिट नेचर, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर आप फार्दर एंड की बात करें, वहां पे
सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बिकॉज क्या होगा कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज रोड है ये क्या कर रही है, ये पॉजिटिव सभी पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और नेगेटिव को रिपेल कर रही है। सच दैट नियर एंड पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, फार्दर एंड पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब ये जो फार्दर एंड है जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपन अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ को फ्लो कर जाएगा। अर्थ को फ्लो कर गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो नियर एंड है उस पर चार्ज कितना रह गया, पॉजिटिव रह गया। और ये इधर ही बाउंडेड रहेगा, ये बाउंडेड चार्ज है। ठीक है, ये इंड्यूस तो है बट ये बाउंडेड है, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज रोड है इसने इस पॉजिटिव को बाउंड किया हुआ। ठीक है, अब बाउंडेड चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव रह गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन रोड को रिमूव कर रहे हैं। रोड को रिमूव करेंगे तो ये जो बाउंडेड चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सच दैट कि पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। सच दैट जो स्फीयर है वो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम लोग एक न्यूट्रल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं बाय ब्रिंगिंग द नेगेटिवली चार्ज रोड नियर इट। सिमिलरली अगर अपने को एक किसी भी न्यूट्रल स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके नजदीक एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे। ठीक है, सच दैट नियर एंड पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, फार्दर एंड पे पॉजिटिव। अर्थिंग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे, सच दैट हमारे पास क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। जैसे अपन रोड को रिमूव कर देंगे तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, सच दैट जो स्फीयर है दैट बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, हो जाएगा। अब अपन इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है जो अपन ने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर माउंट किया हुआ है। न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर क्या होता है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस न्यूट्रल स्फीयर के नजदीक एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आ रहे हैं। ग्लास रोड है, ग्लास रोड नेगेटिवली चार्ज, अपन इसको वूल के साथ रब किया है ना। अपने को पता है कि ग्लास रोड को अगर अपन वूल के साथ रब करते हैं तो वूल के ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, और ग्लास के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। तो अपन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आए तो इंडक्शन के करके क्या होगा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव थे ये नेगेटिव क्या करेगा, इन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि जो नेगेटिव है उनको रिपेल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बना कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगी, एक साइड नेगेटिवली चार्ज, इनको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में अपन ने नेगेटिव साइड को अर्थ कर दिया, नेगेटिवली चार्ज रोड है, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव साइड थी अपन इसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग। अर्थिंग हुई तो क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहा अपने पास, नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज रोड है इसने इस पॉजिटिव को बाउंड करे रखा, सच दैट इस साइड में हमारे पास क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जैसे हम लोग इस नेगेटिवली चार्ज को रिमूव कर देंगे, when road is removed, तब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, सच दैट ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओवर द स्फीयर। तो हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर से एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। सो अपन ने बताया कि ये इंड्यूसिंग चार्ज होता है और ये जो चार्ज होते हैं दीज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस। तो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज के बीच में एक रिलेशन होता है। द रिलेशन इज दैट Q dash is equals to minus Q into 1 minus 1 by K। जो Q dash है that is the induced charge, induced charge, और जो Q है that is the inducing charge, inducing charge, और जो K होता है that is the dielectric constant, dielectric constant।
इसको हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग इसी कूलम लॉ में ही पढ़ेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, induced charge that can never be greater than the inducing charge, okay, that is कि जो induced charge होता है, induced charge that is always less than or maximum equal to the inducing charge in magnitude, तो मतलब क्या है, हमारे पास जो इंड्यूस चार्ज है वो हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से कम होगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये होता है फॉर मेटल्स। हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स के केस में के इनफाइनाइट होता है, तो अगर अपन इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दें तो q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के की वैल्यू कितनी है अपने पास, दैट इज इंफिनिटी। So 1 by infinity is 0. So we left with the minus q into 1 minus 0. That means minus q. So q dash is equal and opposite to the q. That means कि जो induced charge है that is equal and opposite to the inducing charge in case of metals. ठीक है। In general हमारे पास क्या होता है? In general जो k होता है that is always greater than 1. k greater than 1 हो गया तो let's suppose लेट k इक्वल्स टू 2। अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो q डैश कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस q इंटू 1 माइनस 1 बाय 2। 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस चार्ज है दैट इज हाफ ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो इंड्यूस चार्ज है वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू इंड्यूसिंग चार्ज। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इक्वल हो सकता है और वो भी केस किस चीज का होगा, मेटल्स का होगा। बाकी कोई भी केस होगा तो हर एक मीडियम के लिए जो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में हमारे पास जो इंड्यूस चार्ज है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द इंड्यूसिंग चार्ज। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इंड्यूस चार्ज है दैट इज ऑलवेज लेस देन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज, तो कभी भी ग्रेटर देन द इंड्यूसिंग चार्ज नहीं। तो जो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज है या जिसको अपन फ्रिक्शनल ऑर्डर बोलते हैं, उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो फिर से गधे पे सवार होके रोते आए, राइट। वो फिर से गधे पे सवार होके रोते आए। सॉरी मैं थोड़ा ऐसा वर्ड यूज किया मैंने, बट आप इसको ऐसे फनी वे में आप याद रख सकते हैं जिससे कि आप जो क्वेश्चन है उनको इजीली आंसर कर सकें। सो इसी सीरीज में हमारे पास एक आप ये भी याद रख सकते हैं शॉर्टकट FGW पेसर, ये आपको शॉर्टकट याद रखना है FGW पेसर। F is for G is glass and W is wool, P is plastic, A is amber, S is silk, E is ebonite and R is rubber। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द पॉजिटिव ग्रुप और जो राइट हैंड साइड है दैट इज द नेगेटिव ग्रुप। तो दैट मींस कि जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप में से कोई भी सब्सटेंस ले उसको पर रख करें टू द राइट हैंड साइड ग्रुप, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्सटेंस पे आएगा चार्ज पॉजिटिव और जो राइट हैंड सब्सटेंस होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फर को प्लास्टिक के साथ रब करते हैं तो फर के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और प्लास्टिक के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये एक शॉर्टकट भी आप याद रखें, आपको इसके बेस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप बड़े इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। गुड लक, थैंक यू।